Hello, students. Let's start the new session of Biology, Chapter 5, Class 10th, Life Processes. I am VJ और फिर से बजाते हैं बायोलॉजी का डीजे। आप सभी का मेंटोर जी क्लासेस में स्वागत है। शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन। इससे पहली क्लास में हमने न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया था, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन and the different competency based questions and other questions related to nutrition. Let's focus on some other questions given in NCERT, and that is in text question 1, and that is very common question, and that is difference between autotrophic and heterotrophic nutrition. तो बड़े अच्छे तरीके से और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। Autotrophic nutrition means with the help of sunlight, plants, some bacteria and cyanobacteria has this special ability to produce food in presence of sunlight and chlorophyll by taking CO2 and water as raw material to form glucose. And heterotrophic nutrition is the nutrition that is in which organism directly or indirectly depends on plants for their nutrition. So animals, fungi, human are kept in this category. Second question is where do plants get each of the raw material for photosynthesis? In last to last class we have discussed about that. आपको मैंने एक एक चीज बताई है इसमें कि भाई CO2 थ्रू स्टोमेटा, नेक्स्ट इज वाटर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स, थर्ड क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम आयंस लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे रॉ मटेरियल्स प्लांट एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ HCl? In the last videos also we have the 4 roles of HCl. पहला एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, दूसरा हमने पढ़ा था कि पेप्सिनोजिन नाम के इनएक्टिव एंजाइम को पेप्सिन में बदलना, और उसके बदले में पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में बदलता है। नेक्स्ट है आपका प्रोरेनिन नाम के इनएक्टिव एंजाइम को HCl रेनिन में बदलता है, और रेनिन उसके बदले में मिल्क की आपकी केजिन प्रोटीन को पैराकेजिन में बदलता है। देन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड लास्ट एक्टिवेट लाइपेजेस। सो दीज आर द रोल ऑफ HCl. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? सिंपल सी बात है, टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हमारे ब्लड में ना तो एब्जॉर्ब हो सकते हैं ना डिफ्यूज हो सकते हैं। तो उनको डिफ्यूजिबल फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदलना, ताकि उतना छोटा कर देना, स्मॉलेस्ट कर देना, जैसे कि स्टार्च को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, और फैट्स और ऑयल्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, ताकि वो ब्लड के अंदर सीधे तौर पर एब्जॉर्ब हो जाए और पूरे बॉडी पार्ट्स को बांटे जा सके। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? तो बाय विलाई। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, विलाई आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, these are the extension in the wall of ileum and these absorb water and minerals. एक तरफ तो आपका इसके अंदर लैक्टियल्स होते हैं, दूसरी तरफ आपका नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज और वेन्स का काम होता है आपका वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करना, और जो दूसरे हैं यानी कि लैक्टियल्स, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, उसका काम है
फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस यानी कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करना. So these are the in-text questions which we have discussed, and let's start the new topic of this chapter, and that is respiration. देखिए बच्चों, एक चीज अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखें, ये चैप्टर बल्कि चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, और इस चैप्टर में से आप मानकर चलिए 8 से 10 नंबर का आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा वेट लेंदी है, तो इसलिए इसकी वेटेज भी उसी हिसाब से है. और आपने देखा पिछले 7-8 वीडियो में हमने इसी चैप्टर को कवर, इस चैप्टर के केवल न्यूट्रिशन को ही कवर कर पाए हैं. अब हम आज इस वीडियो में रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एंड रेस्पिरेशन इज अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. रेस्पिरेशन इज अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. हाउ, कैसे है ये? लेट्स प्रूव. अब इसको प्रूव करते हैं. देखिए, 6 CO2 plus 12H2O in presence of chlorophyll and sunlight, C6H12O6 plus 6O2 and plus 6H2O, and that is the reaction of photosynthesis. Now let's write the reaction of respiration, and that's a very important potential question for board exam. Here C6H12O6 plus 6O2 in mitochondria, that is aerobic respiration. रेस्पिरेशन के अभी टाइप्स के बारे में हम करेंगे, तब आई विल कंफर्म यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 6 CO2 and 6H2O, and energy is liberated, and that is trapped in the form of ATP. अब किस तरीके से ये अपोजिट है, लेट्स डिस्कस दैट पर्टिकुलर इन ए डिफरेंट वे. बड़े इस चीज को समझते हैं. आप ध्यान से देखिएगा कि ये हैं रिएक्टेंट्स इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब अगर आप इधर देखते हैं तो दीज बिकम प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ रेस्पिरेशन. तो जस्ट अपोजिट चीज हो रही है. देखिए, जो यहां रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट्स में बदल गए. अब इसी तरीके से दूसरे एस्पेक्ट को देखते हैं. हियर these are reactants in case of respiration, but these are product in case of photosynthesis. अगेन अब आप देख सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस के केस में रिएक्टेंट्स हैं वो रेस्पिरेशन के केस में प्रोडक्ट्स हैं, और जो फोटोसिंथेसिस के केस में प्रोडक्ट्स हैं वो रेस्पिरेशन के केस में रिएक्टेंट्स हैं. पहला डिफरेंस, आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू. दूसरा डिफरेंस की अब बात करते हैं. दूसरे डिफरेंस में आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है दैट्स अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. ध्यान से आप देखें तो सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है. और रेस्पिरेशन की हम बात करें तो रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हियर एनर्जी इज लिबरेटेड. ठीक है जी. इसी तरीके से तीसरे डिफरेंस की बात करें हम तो जो फोटोसिंथेसिस है दैट विल टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, एंड रेस्पिरेशन will take place in mitochondria. So these are
clear cut differences you will see in photosynthesis and respiration. तो ये एक मैंने आपको कनेक्शन दिया है, और इसके अलावा हाँ एक और बहुत अच्छा डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स अ एनाबॉलिक प्रोसेस एंड दैट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग चार डिफरेंसेस हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन इससे ज्यादा वेटेज का है भी नहीं, और इस तरीके से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, यानी कि अगला सेक्शन रेस्पिरेशन का। और रेस्पिरेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप, एंड दीज टू टाइप्स आर aerobic respiration and anaerobic respiration। देखिए जी, अब इसके मीनिंग की तरफ बात करते हैं। एरोबिक बना है एयर से। एयर मीन्स ऑक्सीजन, सो दैट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एन एरो, एन एरो मीन्स एब्सेंस ऑफ air or oxygen. So this is where oxygen is absent. So ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की एब्सेंस के बेसिस पर इन दो रेस्पिरेशन के टाइप्स को डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब ये पॉइंट एक डिफरेंस ना होकर इनके बीच में सिमिलैरिटी है। बेसिक ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं ये फेज दोनों में होता है, और जिसे कहते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस इज द फेज that takes place in both. That means glyco means glucose and lysis means breakdown. So this is the breakdown of one molecule of glucose into two molecules of pyruvic acid or pyruvate. So that process is named as glycolysis, and this glycolysis will take place in both, whether we are talking about aerobic respiration और anaerobic respiration, ये दोनों तरीके के respiration में होता है। So that's a common process। तो आप इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं? That's a common process। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉमन प्रोसेस, common process in both aerobic and anaerobic respiration। कॉमन प्रोसेस इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों में ही होता है, एंड दैट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। दैट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई, ये आप मानकर चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क के लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस है क्या, और कौन सा ऐसा रेस्पिरेशन का फेज है जो दोनों रेस्पिरेशन में होता है, चाहे हम एरोबिक की बात करें चाहे एनारोबिक की, तो वो दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस होता है। मैं समझता हूं यहां तक आपको अच्छे तरीके से बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देख बात करते हैं। अब देखिए जी, एरोबिक रेस्पिरेशन
में हुआ जी आपका ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस हुआ, किसमें? साइटोप्लाज्म में, एंड दैट कन्वर्ट इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो ये ग्लाइकोलाइसिस पहला फेज है, दैट इज स्टेप 1 इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। देन सेकंड स्टेप में क्या होगा जी? स्टेप सेकंड के अंदर these two molecules these two molecules of pyruvic acid enters into mitochondria और यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड ये ऑक्सीजन भी स्पेशली देखो, मैं एक चीज को और आपको बता रहा हूं, आपका ये ऑक्सीजन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, और वो है ये ऑक्सीजन भी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन भी आपकी सफिशिएंट अमाउंट है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल भरपूर ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो ही पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स एरोबिक इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि एरोबिक का मतलब है यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तभी ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये दोनों पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स किस में एंटर कर जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएंगे, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में बदल जाएंगे आपका CO2 में और वाटर में। किस में बदल जाएंगे? CO2 में और वाटर में बदल जाएंगे, और यहां पर 38 ATP बनेंगे। So there is 38 ATP, and that is the complete oxidation of glucose. इसको हम क्या बोलते हैं? Complete oxidation of glucose. So that is the complete oxidation of glucose, and this is basically the aerobic respiration. I think is it clear to each and everyone? Next देखिए जी, अब बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए जी इसमें दो चीजें होंगी, एक तो लैक ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन दो कंडीशन में लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी ना के बराबर है, और यहाँ एब्सेंस है ही नहीं ऑक्सीजन। तो ये जो बेसिकली आपका होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है आपका ह्यूमन मसल्स में, और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज कॉमन इन फंजाई, फॉर एग्जांपल ईस्ट, और एनी टाइप ऑफ फंजाई, मशरूम, म्यूकर, ये जो सब हमने पढ़े थे। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब यहां पर बड़ा फिर डिफरेंस आएगा, फिर आपको बात ध्यान में रखनी है कि हियर दैट इज नेम्ड एज, इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, that is the other name of anaerobic respiration is also named as fermentation. So that is lactic acid fermentation, and that is named as alcoholic fermentation. That is named as alcoholic fermentation. So in this lactic acid fermentation, there is formation of two molecules of pyruvic acid
कन्वर्ट इनटू आपका C2, सॉरी, कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड plus 2 ATP. In case of alcoholic fermentation, here 2 molecules of pyruvic acid convert into, they convert into, these convert into 2 molecules of pyruvic acid will convert into 1 molecule of ethyl alcohol plus CO2 plus 2 ATP. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों में दो दो एटीपी बन रहे हैं। बोथ आर, यही सिमिलैरिटी है, अदरवाइज बाकी सारे डिफरेंसेस हैं। तो अब इसको एक और नजरिए से पढ़ते हैं। देखिए जी, फेट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड बना है इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग glycolysis that depends on, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका 3 बातों पर। पहला, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो आगे ग्लाइकोलाइसिस के बाद, ग्लाइकोलाइसिस तो एक कॉमन स्टेप है जो होना ही होना है। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपका पायरुविक एसिड के पास 3 रास्ते हैं। किस कंडीशन पर? कि भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, या ऑक्सीजन की एब्सेंस है, या ऑक्सीजन की कमी है। तो इस बेसिस पर देखिए जी, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो अभी हमने पढ़ा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और इसके अंदर CO2 बनेगा, H2O बनेगा और 38 ATP बनेंगे। अभी हमने ये डिसाइड किया था। एंड दैट विल टेक प्लेस इन, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, सभी तरीके के ऑर्गेनिज्म में ये होता है जो कि एयर के थ्रू रेस्पायर करते हैं। अब यहीं पर हम दूसरी बात करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो दैट विल टेक प्लेस भाई, जैसे ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, उसी तरीके से ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला भी, यानी कि इसके आगे ये भी साइटोप्लाज्म में ही होगा। और साइटोप्लाज्म में होगा और इसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी इसका नाम दूसरा भी होगा आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और इसके अंदर बनेंगे आपका C2H5OH, इथाइल एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, CO2 निकलेगी और 2 ATP बनेंगे। तो इस तरीके से इसको ही हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक टाइप है, और ये होता है साइटोप्लाज्म में। इसी तरीके से हम नेक्स्ट की बात करें तो दैट विल आल्सो टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। हाँ, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दैट विल टेक प्लेस इन फंजाई, जैसे कि आपका ईस्ट। और लैक ऑफ ऑक्सीजन दैट इज आल्सो टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और इसका एग्जाम्पल है आपका ह्यूमन मसल्स, ह्यूमन मसल्स, ह्यूमन मसल्स साइटोप्लाज्म। और जी, ये इसके अंदर आपका बनेगा, इसको भी हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं।
दूसरा नाम है इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही दूसरा टाइप है ये, जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और इसके अंदर बनता है आपका लैक्टिक एसिड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के। इस तरीके से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। आजकल इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है, और जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कि व्हाट इज द फेट। फेट मतलब भाग्य, कि इसका भाग्य क्या है। तो भाग्य आप देख रहे हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस सभी के अंदर सेम है। ग्लाइकोलाइसिस इज द सेम प्रोसेस, किसी भी रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है, चाहे वो आपका एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होना ही होना है। तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, आपका 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन गए। अब वो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के आगे किस में कन्वर्ट होंगे, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस डिसाइड करेगी। अगर ऑक्सीजन भरपूर है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, CO2 वाटर और आपका 38 एटीपी बनेंगे। और अगर आपका एब्सेंस है ऑक्सीजन का, तो ऐसा फंजाई या ईस्ट में होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे इसे। एक मॉलिक्यूल आपका अल्कोहल का बनेगा, CO2 बनेगा, और 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बनेंगे। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये भी साइटोप्लाज्म में होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन ही बोलते हैं इसे भी। इसका दूसरा नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इसमें लैक्टिक एसिड और 2 एटीपी बनेंगे। तो आपने देखा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरीके का है, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस, सॉरी, लैक ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर। दोनों में एक ही सिमिलैरिटी है कि दोनों साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होते हैं। अब लैक्टिक एसिड से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, एंड दैट इज क्रैम्प्स। ये बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन है बोर्ड का, ये कंफर्म क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपको जरूर मिलेगा। आपने खेल खेलते हुए देखा होगा, खिलाड़ी कभी अपनी काफ मसल्स को लेकर बैठ जाते हैं कि जी खिंचाव आ गया। तो खिंचाव किसकी वजह से आता है, ये आता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है मसल्स में, वो बदल दिया जाता है पहले ग्लूकोज में, और ग्लूकोज लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, एंड इट इज accumulate, this will accumulate in muscles। और मसल्स की फैलने और सिकुड़ने की जो क्वालिटी है, जो उनका एबिलिटी है, उसको रिड्यूस कर देता है, जिसको हम खिंचाव या स्प्रेन कहते हैं। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये जितना भी मैंने आपको बताया, ये देखिए ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम का। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। ये ब्रेक डाउन ऑफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन है बोर्ड का। कई बार ये अलग अलग तरीके से बोर्ड में आ चुका है, तो आप इसे बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। ये पूरा फ्लो चार्ट आप देखेंगे तो उसी तरीके से जैसे मैंने बताया। देखिए, ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये किस में बदल गया, आपका पायरुवेट या पायरुविक एसिड, जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, और एनर्जी यहां भी रिलीज होती है। उसके बाद आप देख रहे हैं, इसका भाग्य 3 तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया, बांट दिया गया। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में,
इथेनॉल बन रहा है या इथाइल अल्कोहल जो 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एनर्जी बन रही है और ये एनर्जी में 2 एटीपी आपके बनेंगे और इसी को ही हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नेम्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, सॉरी एल्कोहलिक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दैट इज नेम्ड एज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसके बाद आप देखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में हो रहा है, लैक्टिक एसिड बन गया और यहाँ पर भी 2 एटीपी बनेंगे, दैट इज नेम्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट आप देखेंगे तीसरे में आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, एनर्जी बन रही है और एनर्जी में यहाँ 38 एटीपी बनेंगे और ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो बात मैंने आपको बताई है वही इसमें दे रखा है और यहाँ पर इससे ऊपर ही आपको पूरा क्रैम्प्स के बारे में दिया हुआ है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स, अनदर pathway of the breakdown pyruvate is taken where pyruvate is converted into lactic acid which is also a 3 carbon compound. This build up of lactic acid in our muscles during sudden activity causes क्रैम्प्स। जो बात मैंने आपको बताई थी कि क्रैम्प्स क्यों आते हैं, तो ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम साथ के साथ एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, सब इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आपका पीवाईक्यूज और आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि आपका कोई भी हिस्सा छूटे नहीं। अब इस पर्टिकुलर इसकी आप वीडियो में या क्लिक कर सकते हैं इसकी फोटो, बाकी मैं पूरा अटैचमेंट आपको दूंगा ही। नेक्स्ट चलते हैं जी आपका आगे और अब हम बात करते हैं एक एक्टिविटी की। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एंड दिस इज द एक्टिविटी 2.4, सॉरी 5.4। अब इस एक्टिविटी को आप देखेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बताता है, इस एक्टिविटी का एम है कि which has more amount of CO2 और which में मतलब कौन कौन CO2 किस में ज्यादा है, एयर comes out during breathing यानी कि एक्सपायरेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं तो जब CO2 ज्यादा होती है, CO2 एयर का मतलब यहां पर है, या CO2 जब ज्यादा होती है, CO2 इन एयर के हवा में ज्यादा है CO2, या हमारे सांस से जो हमारे फेफड़ों से जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 ज्यादा है। तो ये हमें डिसाइड करना है इस एक्टिविटी से। अब इस एक्टिविटी में देखो कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखनी है और वो है, देखिए एक तो इसमें सबसे पहला है जी फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर हमें लेना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ऑफ दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है ये कि हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेंगे। इफ वी टेक इफ वी टेक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की ऑलरेडी, वो पहले से ही मिल्की हो जाएगा क्योंकि लाइम वाटर की ये टेंडेंसी होती है, जब लाइम वाटर ओपन रख दिया जाता है, एक्सपोज कर दिया जाता है, तो वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और मिल्की हो जाता है। अब जब वो पहले से ही मिल्की हो जाएगा तो हम कंफर्म कैसे करेंगे कि जो हमने CO2 ली है उसकी वजह से मिल्की हुआ है या पहले से मिल्की हो गया, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए हम उसे फ्रेशली प्रिपेयर, ताजा बनाते हैं ताकि वो प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आ। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है और ये पोटेंशियल क्वेश्चन हो गया आपका बोर्ड एग्जाम का, जो अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए जी, अब यहां पर हमने दो
टेस्ट ट्यूब लिए हैं, एक ए और एक बी। ए में हम पिचकारी के थ्रू या सिरिंज के थ्रू हम CO2 को छोड़ रहे हैं, हवा छोड़ रहे हैं, और दूसरा हमने अपने सांस के थ्रू ऐसे फूंक मारकर हमने पिचकारी के अंदर, सॉरी, टेस्ट ट्यूब के अंदर छोड़ा है। दोनों के अंदर ही लाइम वाटर है, वी हैव लाइम वाटर इन बोथ। तो अब जैसे ही हम पिचकारी से छोड़ते हैं और फिर हम छोड़ते हैं आपका अपनी सांस से, तो हम ये देखेंगे कि सांस से जो हम छोड़ रहे हैं दैट टर्न्स मिल्की फास्टर, दैट टर्न्स मिल्की फास्टर, ये जल्दी मिल्की हो जाता है। लेकिन वहीं जहां हम इसको देखते हैं आपका पिचकारी के साथ, सो दैट टर्न्स मिल्की आफ्टर सम टाइम, आफ्टर और टेक more time than our air breathe out, जो हम सांस छोड़ते हैं उससे ज्यादा समय लेता है। तो इस तरीके से ये कंफर्म हो गया। अब ये देखिए, यही क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर वी ब्रीद आउट। तो जो हम सांस छोड़ते हैं उसके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बजाय इसके जो हवा में CO2 मौजूद है। तो ये इस बात को कंफर्म करता है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में इतना कंप्लीट करते हैं। रेस्पिरेशन का पूरा आउटलुक मैंने दे दिया है। हमने साथ के साथ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, हमने कुछ और वैल्यू पॉइंट्स भी डिस्कस किए, और हमने MCQs और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी साथ के साथ डिस्कस किए जो इस टॉपिक के बेसिस पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अब हम इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे रेस्पिरेशन के बारे में और पढ़ेंगे। इसी तरीके से जुड़ते रहिए मेंटोर जी क्लासेस के साथ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सभी का आनंद लेते रहिए। मैं विजय आपको बायोलॉजी को इसी तरीके से आसान बनाता रहूंगा और बायोलॉजी का डीजे इसी तरीके से बजाता रहूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, लेट्स connected to next video.